नमस्कार। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की सेहत का अपडेट दे देता हूं। हीराबा फिलहाल अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में है। उनकी हालत स्टेबल है, पहले से बेहतर है। परिवार का कहना है कि उनकी तबीयत में सुधार हुआ है, वो पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं। हीराबा को आज सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। चूंकि हीराबा की उम्र 99 साल से ज्यादा है, उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा था। आज सुबह जब यह खबर फैली कि प्रधानमंत्री मोदी की मां हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो हलचल बढ़ गई। अहमदाबाद की मेयर से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन चिंता उस वक्त बढ़ गई जब दोपहर में यह खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां को देखने के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं। और कुछ ही देर बाद मोदी अहमदाबाद पहुंच ही गए। मोदी एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल गए। अपनी मां के साथ करीब 1.5 घंटे तक रहे। डॉक्टर्स से बात की, मां को क्या तकलीफ है, डॉक्टर्स कौन सी दवाएं दे रहे हैं, रिपोर्ट्स कैसी हैं, ये सब जानकारियां लेने के बाद मोदी वापस दिल्ली लौट आए। इसके बाद हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि उनकी मोदी के परिवार वालों से बात हुई है। उनका कहना है कि हीराबा की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है, दवाओं का असर हो रहा है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। हॉस्पिटल की तरफ से जारी बयान में भी कहा गया है कि हीराबा की सेहत फिलहाल स्थिर है। कल रात जब उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया था, उसकी तुलना में वो अब काफी बेहतर महसूस कर रही हैं। हॉस्पिटल से निकले बीजेपी नेताओं ने भी कहा कि हीराबा की हालत स्थिर है। चूंकि उम्र ज्यादा है, इसलिए डॉक्टर्स की टीम उन्हें उनकी सेहत पर हर वक्त नजर रखे हुए है। डॉक्टरों से मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि अभी उनकी सेहत स्थिर है और हम सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। उनकी हालत स्थिर है। प्रधानमंत्री मोदी का अपनी मां से जबरदस्त इमोशनल बॉन्ड है। वो नियमित रूप से अपनी मां से मिलने जाते हैं। इसी महीने जब गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे राउंड की वोटिंग हुई थी, तो भी मतदान से एक दिन पहले 4 दिसंबर को नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने आए थे। अगले दिन हीराबा ने गांधीनगर में वोट भी डाला था। हीराबा नरेंद्र मोदी के सबसे छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती हैं। इससे पहले जून महीने में हीराबा के 100वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मां से मिलने अहमदाबाद गए थे। तब प्रधानमंत्री ने अपनी मां के बारे में एक इमोशनल ब्लॉग भी लिखा था। इसमें प्रधानमंत्री ने बताया था कि उन्होंने कैसे साफ सफाई का सबक अपनी मां से सीखा। मोदी ने लिखा था कि उन्होंने अपनी मां से ही हर मुश्किल में लड़ना और दूसरों की खुशियों में शामिल होना सीखा। मोदी ने ब्लॉग में बताया था कि उनकी मां ने अपनी मां को बहुत छोटी उम्र में, अपने ही बचपन में खो दिया था। उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली, गरीबी का जीवन जिया, लेकिन हार कभी नहीं मानी। वो परिवार के लिए, समाज के प्रति और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाती आई हैं। उन्होंने हर चुनाव में वोट डाला। मोदी ने लिखा था कि खूब मेहनत करने का सबक भी उन्होंने अपनी मां से ही सीखा। और जब नरेंद्र मोदी ने घर परिवार छोड़कर खुद को राष्ट्र को समर्पित करने का फैसला किया, तो मां ने खुशी खुशी इसकी इजाजत दी। और इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट क्या है, यह जानने के लिए हम आपको सीधे अहमदाबाद लेकर चलते हैं। निर्णय कपूर हमारे साथ हैं। निर्णय, हीराबा की तबीयत पहले से बेहतर है, यह तो मैंने दर्शकों को बताया, लेकिन क्या आप यह बता सकते हैं कि उन्हें हुआ क्या था, दिक्कत क्या थी जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा? देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं कि हीराबा की तबीयत आज सुबह अचानक थोड़ी बिगड़ी थी। हमें जो जानकारी मिली है उस हिसाब से हीराबा अपना जो रूटीन है, डेली रूटीन, उसी हिसाब से उन्होंने अपना दिन आज शुरू किया था। उनके घर वालों ने हमें बताया कि वो जैसे अपना रोज रूटीन में नाश्ता वगैरह करती हैं, चाय पीती हैं, चाय के साथ कुछ नाश्ता करती हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। तो आज भी जब उन्हें वो सर्व किया गया तब उन्हें कुछ तकलीफ महसूस हुई। 8:30-9 बजे के बीच का ये टाइम होगा। और कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम उनको हुआ, सांस लेने में कुछ उन्हें तकलीफ हुई। इमीडिएटली फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उनको यहाँ यूएन मेहता हॉस्पिटल में उनको ला करके चेकअप के लिए लेकर के आए। और मैं आपको बता दूं कि 100 साल की उनकी उम्र है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है। वो नॉन डायबिटिक है कंप्लीटली, और कोई दूसरी उनको तकलीफ थी नहीं। लेकिन डॉक्टर्स ने फिर भी उन्हें अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। बाकायदा उनका जो पैरामीटर्स हैं उसको चेक किया गया, उनका इलाज भी किया गया, और अभी हमें ये बताया गया कि उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है।
पहले स्थिर बताई जा रही थी, अब तो ये बताया जा रहा है कि उसमें माफ कीजिएगा काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और वो ओरल लिक्विड डाइट वगैरह भी ले रही हैं, पानी भी पी रही हैं, थोड़ा लिक्विड दाल वगैरह जो उनको दिया गया है वो भी वो खा रही हैं और कल से हो सकता है डॉक्टर्स उनका सेमी सॉलिड और थोड़ा सा सॉलिड डाइट जो है वो भी शुरू कर देंगे। तो वो बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रही हैं और जो भी ट्रीटमेंट उनको दिया गया है उसको वो रिस्पॉन्ड कर रही है और उनके पैरामीटर्स जो हैं वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। इनफैक्ट उनकी फैमिली वालों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया भी कि भाई पूरी तरह स्वस्थ रहती हैं, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, जनरली कभी सुना नहीं वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई होंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कोई मेडिसिन पे भी नहीं है, कोई टैबलेट वगैरह वो लेती नहीं है। तो ये अचानक जो हुआ है, डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि एज रिलेटेड भी ये इशू हो सकता है और इसी वजह से उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं फिलहाल वो आइसोलेशन में है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कोविड का खतरा भी है, इसलिए किसी को उस वार्ड में जाने नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर्स की जो टीम है वो उन पे उनकी निगरानी रख रही है, उनका ध्यान रख रही है और फैमिली मेंबर्स जो हैं उन्हें भी इनफैक्ट उस वार्ड के बाहर रखा गया है। और जब प्रधानमंत्री आए थे सिर्फ उन्हें एक्सेस दिया गया था, साथ में मुख्यमंत्री थे, बाकी किसी से अभी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो भी उनकी केयर के लिए इस वक्त। निर्णय, बहुत शुक्रिया आपका, यह अपडेट आपने दर्शकों तक पहुंचाया, धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी की मां की तबीयत खराब होने की खबर आने के बाद देश के कई शहरों में हीरा बा के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हुआ। मंदिरों में भजन कीर्तन और यज्ञ हुए। देश के तमाम नेताओं ने हीरा बा की सेहत के लिए प्रार्थना की, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमदर्दी जताई। राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सबसे पहले ट्विटर पर संवेदनाएं व्यक्त की। राहुल गांधी ने लिखा कि एक मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूं आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। प्रियंका ने भी कहा कि मां का रिश्ता अनमोल होता है। वो प्रधानमंत्री मोदी की मां की सेहत जल्द सुधरने की ईश्वर से प्रार्थना करती है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करके हीरा बा की सेहत ठीक होने की प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री की माताजी की सेहत जल्द सुधरने की दुआ की। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी कहा कि वो ईश्वर से हीरा बा के जल्द ठीक होने की कामना करती हैं। I wish her a very speedy recovery। मैं सिर्फ इच्छा करूंगी उनकी मां जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मां की सेहत की चिंता किसी भी बेटे के लिए स्वाभाविक है, इसलिए आज मोदी मां की तबीयत खराब होने की खबर मिलते ही अहमदाबाद पहुंच गए। राहत की बात है कि हीरा बा पहले से बेहतर हैं और हमारी भी प्रार्थना है कि वो जल्द स्वस्थ हों और अपने घर लौटें। वैसे आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी का एक वीडियो भी खूब चर्चा में रहा। राहुल गांधी अपनी मां के साथ हंसी मजाक करते दिखे। मौका कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस का था। इस मौके पर देश भर में प्रोग्राम हुए। दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में सोनिया गांधी पहुंची हुई थी। राहुल गांधी सोनिया गांधी के बगल में बैठे थे। सोनिया गांधी जब अंबिका सोनी से बात कर रही थी तो उनकी बगल में बैठे राहुल गांधी भी डिस्कशन में शामिल हो गए और इसी दौरान उन्होंने अपनी मां से स्नेह जताया। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मां सोनिया गांधी के साथ एक तस्वीर भी साझा की और कैप्शन में लिखा, जो मोहब्बत इनसे मिली है वही मोहब्बत बांट रहा हूं। वैसे आज इस वीडियो के अलावा राहुल गांधी की टी शर्ट की फिर चर्चा हुई। इस बार बात टी शर्ट की कीमत की नहीं, राहुल की सर्दी बर्दाश्त करने की क्षमता की हो रही है। असल में दिल्ली में देहरादून से ज्यादा ठंड है और लोग ठंड से परेशान हैं, लेकिन राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं। आज कांग्रेस स्थापना दिवस के प्रोग्राम में भी राहुल गांधी बस एक टी शर्ट में नजर आए। उनके आसपास कांग्रेस के ज्यादातर नेता गर्म कपड़ों में लिपटे हुए बैठे थे। इसलिए राहुल गांधी से पूछा गया कि गर्म कपड़े कब निकालेंगे, तो राहुल ने कहा कि अभी ये टी शर्ट चल रही है, जब तक चलेगी काम चलाएंगे। जब तक चल रही है नहीं काम करेंगे। राहुल गांधी दावा करते हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, लेकिन आज कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नफरत का इजहार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पवन खेड़ा तक सबने बीजेपी को रावण कहा, किसी ने राक्षस कहा, किसी ने देश को तोड़ने वाली पार्टी कहा। आज मणिशंकर अय्यर भी एक बार फिर फुल फॉर्म में नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस असली टुकड़े टुकड़े गैंग है।
संघ परिवार ही देश को जाति और धर्म के आधार पर टुकड़ों में बांट रहा है। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं और उनका जो बुरा काम है उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है। भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। हम तो महसूस करते हैं कि टूटा हुआ है भारत, बहुत उसको टूटने का प्रयास हो रहा है और इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है। आपको भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है और इसका एक मैनिफेस्टेशन ये यात्रा है। मणिशंकर अय्यर का यह बयान आते ही बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। बीजेपी के सांसद रवि किशन ने कहा कि चुनावों में लगातार हार से कांग्रेस के नेताओं का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब राजनीति में आप खाली हो जाते हैं, जब आपके पास इतिहास या आपके कर्मों को बताने के लिए कुछ नहीं रहता कि मैंने ये काम किया था, मैंने मदद की थी, अस्पताल बनाया था, गरीबों की मदद, स्कूल बनाया, कोई संस्था बनाई, मैंने देश का कल्याण किया, जब मैं पावरफुल नेता था या मेरी सरकार 60 साल थी, तो ये लोग गाली गलौज पे उतर आते हैं। इनकी ये घिनौनी राजनीति अब खत्म हो गई है। मोदी जी ने इन लोगों को मार के ध्वस्त कर दिया। टुकड़े टुकड़े गैंग के ये लोग माई बाप थे। ये लोगों ने देश टुकड़े करने, आतंकवादियों को बढ़ाने में इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान था। कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में सलमान खुर्शीद भी पहुंचे थे। सलमान खुर्शीद भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना पहले ही करके चर्चा में है और आज उन्होंने बीजेपी को रावण भी कह दिया। राम राहुल गांधी नहीं है, राम राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी राम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी राम के दिखाए रास्ते पे चल सकते हैं और हम राम के दिखाए रास्ते पे चल सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको चलने का अधिकार नहीं है, सिर्फ हम ही चलेंगे, और वो अगर राम के रास्ते पे चलते तो हमें कोई आपत्ति ना होती। वो भगवान राम के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, रावण के रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए हमें आपत्ति है। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सलमान खुर्शीद सोनिया गांधी को देश की मां बता चुके हैं, अब वो बीजेपी को रावण बता रहे हैं। यहां तक तो चल सकता है, लेकिन भगवान राम से किसी की तुलना यह सनातन धर्म का अपमान है, करोड़ों लोगों की भावनाओं का अपमान है और कांग्रेस को इसके लिए जनता माफ नहीं करेगी। शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है। सलमान खुर्शीद, परिवार भक्ति में आप सनातन धर्म का अपमान करेंगे? क्या हो रहा है ये? प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम और आप भरत के खड़ाओं की तुलना कांग्रेस से कर रहे हैं। अब प्रभु राम आने वाले यूपी में, ये बहुत शर्मिंदगी है। और यही है वो सलमान खुर्शीद जिन्होंने एक किताब में पूरे हिंदुत्व पर जबरदस्त टीका टिप्पणी की थी, अपमानजनक। तो इन लोगों का काम है और इसलिए राहुल गांधी कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, तो मैं यही कहूंगा, राहुल जी आपके शिष्य लोग क्या करते हैं, कृपया करके सनातन का अपमान करना बंद करें। और उनको अभी तक डांट भी नहीं लगी है और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने को सलमान खुर्शीद के टिप्पणी से अलग भी नहीं किया है। वैसे आजकल जनता दल यूनाइटेड बीजेपी को कोसने वालों का विरोध नहीं करती, लेकिन राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर जेडीयू ने भी ऐतराज जताया। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयान देकर कांग्रेस के नेता ही राहुल की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। राहुल जी की पदयात्रा से जनमानस भी आंदोलित हुआ और कांग्रेस पार्टी भी, लेकिन लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो अति उत्साह में भर करके उनकी मेहनत को खराब करने पर तुले हुए। वैसे फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 जनवरी तक ब्रेक पर चल रही है। 3 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में ढिलाई का आरोप लगाया। राहुल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने होम मिनिस्टर अमित शाह को चिट्ठी लिखकर बताया कि पिछले कुछ दिनों में राहुल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चिट्ठी में 2 घटनाओं का जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कि राहुल गांधी की यात्रा में जो कंटेनर्स साथ चल रहे हैं उनमें कुछ अनजान लोग बिना परमिशन के घुस आए थे। जब कार्यकर्ताओं ने उन्हें टोका तो वो भाग गए।
इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने पैदल मार्च के दौरान तय प्रोटोकॉल के मुताबिक राहुल गांधी के चारों तरफ सुरक्षा घेरा नहीं बनाया था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही भीड़ से राहुल गांधी को बचाना पड़ा, जबकि राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी हासिल है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि हरियाणा में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी कांग्रेस की यात्रा के कंटेनर्स में घुस गए थे। पवन खेड़ा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है और जो भी इस यज्ञ में खलल डाल रहा है वो दानव है। एक के बाद एक लगातार उदाहरण ऐसे दिए हैं केंद्र सरकार ने, जिससे मन में ये संशय होता है कि सरकार षड्यंत्र रच रही है भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का, उसको बदनाम करने का। फरीदाबाद का उदाहरण दिया उस पत्र में, जहां आईबी के लोग हमारे कंटेनर्स में घुस गए चुपचाप गैर कानूनी तरीके से। जब रंगे हाथों पकड़े गए तो भाग गए। उनके खिलाफ FIR भी कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सोना पुलिस स्टेशन से नहीं होती हुई दिख रही। दिल्ली में जब भारत जोड़ो यात्रा लाल किले के पास पहुंची तो पूरी कानून व्यवस्था लचर एकदम ध्वस्त हो गई। बंदोबस्त पूरा नहीं था, जितनी भीड़ थी उसके हिसाब से बंदोबस्त नहीं था, रोप टीम नहीं थी जैसी होनी चाहिए। तो ऐसे उदाहरण दिखाते हैं कि सरकार की नीयत में कहीं कोई खोट है। अब हम आने वाले दिनों में पंजाब और जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं। एक एक भारत यात्री की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उसकी तरफ हमने गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। और यह भी साथ में मैंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ के समान है और यज्ञ में जो बार बार खलल डालता है वो दानव कहलाता है। पवन खेड़ा के बयान के बाद कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, जिसमें एक तरफ टी-शर्ट में राहुल गांधी की तस्वीर थी और दूसरी तरफ केदारनाथ में गुफा में बैठे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर थी। जयराम रमेश ने लिखा, राहुल गांधी तपस्वी हैं, नरेंद्र मोदी गपस्वी हैं। इसके अलावा आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के फाउंडेशन डे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में एक रैली की। इस रैली में खड़गे ने कहा कि अगर जनता से कांग्रेस को मदद नहीं दी तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, देश का संविधान नहीं बचेगा। खड़गे ने कहा कि बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस रुकने वाली नहीं है, ठोकने वाली पार्टी है। मोदी साहब, RSS के लोगों को भी ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को भी मैं ये पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले कभी आपके ऑफिस में बाबा साहब की फोटो थी, फुले की फोटो थी, महात्मा गांधी की फोटो थी? जवाहरलाल नेहरू की तो छोड़िए, उन्होंने तो जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ है। सुभाष चंद्र बोस की तो फोटो थी नहीं। फोटोआं उस वक्त लगते हैं जब वोट चाहिए। तो इसलिए आपकी यह जिम्मेदारी होती है कि इस देश को बचाने के लिए, लोगों को ताकत देने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए आप मजबूत होकर खड़े होना चाहिए, क्योंकि यह पार्टी की स्थापना यहीं से शुरू है। और आप लोग अगर हिफाजत नहीं करेंगे, आप लोग अगर पीछे हटेंगे तो इस देश में सेक्युलरिज्म खत्म होगा। ऐसा डराने से अगर आप डरेंगे तो जमहूरियत को आप नहीं टिकाएंगे। जमहूरियत को टिकाना है तो आप सब लोगों को लड़ना होगा, चाहे कैसा भी वक्त हो। हम आगे बढ़ना हो, हम रुकने वाले नहीं, हम ठोकने वाले हैं। हम ऐसे चीजों को मुकाबला करते आगे जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। जिस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बीजेपी का मुकाबला करने को, आगे बढ़ने को कह रहे थे, उसी रैली में कुर्सियां खाली पड़ी थी। कांग्रेस अध्यक्ष की रैली में इतने कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचे कि रैली स्थल पर रखी कुर्सियां भर जाएं। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी को रोकने ठोकने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ विरोधी दलों के नेता भी जुड़ने को तैयार नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में पहुंचेगी, इसलिए कांग्रेस ने यूपी में बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी, तीनों को बुलाया है, लेकिन तीनों नेताओं ने फिलहाल आने से इनकार कर दिया है। मायावती ने कह दिया है कि अगले महीने उनका बर्थडे है, पार्टी इस मौके पर बड़ा कार्यक्रम करती है, इसलिए वो उसकी तैयारियों में व्यस्त हैं और राहुल की यात्रा में नहीं आ पाएंगी।
जयंत चौधरी ने भी पहले से तय कार्यक्रमों में व्यस्त होने की बात कहकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। और अखिलेश यादव ने तो यह कहकर किनारा कर लिया है कि उनके पास कोई न्योता आया ही नहीं है। तीनों नेताओं का जवाब मिलने के बाद अब कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के मुद्दों को उठा रहे हैं, जिसको आना हो आए, जिसे न आना हो न आए। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। महबूबा मुफ्ती शामिल होंगी, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी आएंगे। ये यात्रा भारत को एकजुट करने के लिए है। हम इस यात्रा में बेरोजगारी का, महंगाई का और बांटने वाली सियासत का मुद्दा उठा रहे हैं। जो लोग इन विचारों में दिलचस्पी रखते हैं वो इसमें शामिल होंगे। ये फैसला उनको करना है। जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले ही हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। महबूबा मुफ्ती जी इसमें शामिल होंगी। आपने उनका बयान देखा ही होगा। फारूक अब्दुल्ला इस यात्रा में शामिल होंगे। उमर अब्दुल्ला भी जब ये यात्रा कश्मीर पहुंचेगी तो इसमें शामिल होंगे। हमें कश्मीर में जबरदस्त सफलता मिलने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा इस देश को एक बड़ा संदेश देगी। हमारी पार्टी का इंतजाम भी कश्मीर में शानदार है। यह सही है कि कश्मीर में राहुल गांधी की यात्रा में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल होंगे। आज महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश में एक नेता बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहा है। ऐसे नेता को सपोर्ट करना जरूरी है और वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जरूर शामिल होंगी। देखिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक ऐसा शख्स इस वक्त खड़ा हो रहा है जो कम्युनल फोर्सेस हैं, जो मुल्क को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। और जम्मू कश्मीर चूँकि सबसे ज़्यादा जमहूरियत में, सबसे ज़्यादा जो है सेकुलरिज्म में यकीन रखता है, क्योंकि जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है हिंदू मुसलमान मारे जा रहे थे, तो उस वक्त कश्मीर वाहिद एक जगह थी जहां पर यहाँ के कश्मीरी पंडित हो, यहाँ के सिख हो, यहाँ के डोगरा हो, उनको यहाँ के कश्मीरियों ने उनकी हिफाजत की, उन पे आंच नहीं आने दी। तो तभी गांधी जी ने कहा था कि मुझे कश्मीर से एक रोशनी की किरण नजर आ रही है। तो अब जब मुल्क में सेकुलरिज्म खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो आज मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का, यहाँ हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि अगर एक शख्स निकला है इस वक्त इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए, ऐसे में हमारा उसके साथ खड़ा होना इसलिए लाजमी है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का सपोर्ट तो राहुल गांधी को मिल गया, लेकिन पुराने कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद अब उनके साथ नहीं है। वैसे हकीकत यह है कि राहुल गांधी की कोशिश है कि मोदी के खिलाफ सारे विरोधी दलों को एकजुट किया जाए। यह बात राहुल यात्रा के दौरान कई मौकों पर कह भी चुके हैं, लेकिन उन्हें उत्तर भारत की क्षेत्रीय पार्टियों का कोई समर्थन नहीं मिला। बंगाल में ममता साथ नहीं है, बिहार में नीतीश साथ नहीं है, यूपी में मायावती और अखिलेश साथ नहीं है। इसलिए कांग्रेस के नेता भी यह मानने लगे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से भले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह आए, लेकिन इस यात्रा से कांग्रेस बीजेपी का विकल्प बन जाएगी या राहुल विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे, इसकी गुंजाइश नहीं दिखती। वैसे अब बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी नए साल में एक यात्रा निकालने वाले हैं। उनकी यात्रा बिहार में होगी। 5 जनवरी को पूर्वी चंपारण के बेतिया से शुरू होगी। नीतीश कुमार का मकसद बिहार की जनता का मूड भांपना है। इस यात्रा के तहत वो बिहार के ज्यादातर जिलों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेंगे। आज नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने डेट तय कर दी है, अब रूट फाइनल होना है। तो हम बोल ही रहे थे कि हम एक बार जरा घूमेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि 5 जनवरी से शुरू करेंगे, तो शुरू करेंगे। हमने बता दिया है, तो उसी के बारे में आजकल में उसकी पूरी तैयारी और सभी जिलों से बात करके लोग फाइनलाइज कर देंगे उसका एक प्रोग्राम। तो क्या क्या करना है हर जगह देखने भी जाएंगे, कुछ खास चीज भी जहां काम हुआ है उसको भी देखेंगे, कहीं कोई कठिनाई है वो भी देखेंगे, समाज के हर तबके के लोगों से भी बात करेंगे, देखेंगे। सब कई तरह से हमने सुझाव दे दिया, अब उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आ जाएगा, वो पूरा फाइनल हो जाएगा। नीतीश कुमार जब पहली बार 2005 में बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके बाद से उन्होंने कई यात्राएं निकाली। 2005 में नीतीश की न्याय यात्रा हुई, उसके बाद कभी अधिकार यात्रा, कभी धन्यवाद यात्रा, कभी संकल्प यात्रा, कभी निश्चय यात्रा।
इस बार नीतीश की यात्रा का नाम क्या होगा यह तो फिलहाल तय नहीं है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि नाम कुछ भी हो, होना कुछ नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार काठ की हांडी कई बार लड़ा चुके हैं। बिहार की जनता अब उन पर भरोसा करने वाली नहीं है। क्या क्या करेंगे देखते रहिए ना। खाली इतना जान लीजिए, नीतीश बाबू यात्रा करें या तीर्थ करें, उनकी राजनीतिक जमीन रोज फिसल रही है और फिसलेगी। 5 जनवरी से उनकी यात्रा शुरू भी हो रही है। कोशिश होगी उनकी कि एक बार फिर से लोगों का जो भरोसा है वो जीता जाए। शराबबंदी पर जो जिस तरह की खबरें आती है उसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। काट के हांडी कितनी बार चढ़ाएंगे नीतीश कुमार? मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार को यह समझना चाहिए कि बिहार की जनता उनके इस अवसरवादी गठबंधन से बहुत दुखी है। बिहार में रोज हत्या होती है कि नहीं? खौफ का माहौल है कि नहीं? बिहार से व्यवसायी भाग रहे हैं कि नहीं? जनता देख रही है कि नहीं? बीजेपी के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार जो यात्रा इस बार निकाल रहे हैं उसका मकसद अपनी सरकार के बारे में फीडबैक लेने का नहीं है। असली मकसद अपने आप को नेशनल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना है। नीतीश अब 2024 की तैयारी में लग गए हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने इसलिए हेलीकॉप्टर और जेट इंजन वाला प्लेन खरीदने का फैसला किया है। असल में कल ही नीतीश कुमार की कैबिनेट ने हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि सरकार का कहना है कि उसके पास पहले से जो हेलीकॉप्टर है वो खराब हो गए हैं, इसलिए जरूरी सरकारी कामों और किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए नए हेलीकॉप्टर और विमान की जरूरत है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब बिहार सरकार के पास पहले से ही 6 सीटर प्लेन मौजूद है तो नया प्लेन खरीदने की क्या जरूरत है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार 250 करोड़ का जेट प्लेन खरीद रहे हैं, जिससे 2024 में वो ऑपोजिशन को एकजुट करने के लिए दूसरे राज्यों के दौरे कर सकें। नीतीश कुमार के लिए 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का 12 सीटर जेट प्लेन खरीदने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने कल लिया है। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहां होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहां जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहां पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। तो आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एकमात्र है कि आपका जो सपना है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला प्रधानमंत्री बनने का, तो विपक्षी दलों को एक करने की जो देशव्यापी दौरा करने की आपकी जो योजना है, उसी में बिहार के गरीबों के धन के उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। और फिर करें कि हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। अरे भाई, आज के ज़माने में कोई हेलीकॉप्टर प्लेन खरीदता है क्या? अब तो किराए पर मिलता है, उसका मेंटेनेंस, जो पायलट है उसका वेतन, इन सारी चीज़ों का जो व्यय है वो कंपनी करती है। तो खरीदने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है किराए पर लेना। 5 साल तक तो आपने किराए पर लेकर काम चलाया, अब आप क्यों खरीद रहे हैं? क्या अपने उत्तराधिकारी को गिफ्ट देने के लिए आप इन चीज़ों की खरीद कर रहे हैं? हालांकि आज नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन खरीदने के फैसले पर कुछ कहा नहीं। इस मुद्दे पर नीतीश की सरकार में मंत्री जयंत राज ने बीजेपी के नेता को जवाब दिया। जयंत राज ने कहा कि बीजेपी खुद हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और पैसे की ताकत पर चुनाव लड़ती है, इसलिए बीजेपी नेता नीतीश कुमार के फैसले को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। कल हेलीकॉप्टर खरीद की बात हुई है, उसमें है क्या, बिहार सरकार का जो हेलीकॉप्टर था वो काफी पुराना हो चुका था और बिहार में कई तरह की आपदाएं आती हैं, बाढ़ से संबंधित आपदा आती है या प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए जो है हेलीकॉप्टर की आवश्यकता रहती है, इसलिए बिहार सरकार ने 2 हेलीकॉप्टर खरीदने की बात की है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के लोगों को हर चीज़ में राजनीति ही नज़र आती है और शायद आपको जानकारी, तो आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, उससे ज़्यादा हेलीकॉप्टर किसी के पास है क्या? उससे ज़्यादा हेलीकॉप्टर और संसाधनों का जितना उपयोग चुनाव में वो करते हैं, उतने संसाधन का जदयू या हम लोग जैसी छोटी पार्टियां तो कभी कर ही नहीं सकते हैं हम लोग। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि नीतीश कहें कुछ भी, हकीकत यही है कि नीतीश कुमार अब किसी भी कीमत पर खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैलेंजर के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, खुद को एंटी मोदी मोर्चे का नेता घोषित करना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन मोदी के मुकाबले खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि नीतीश में तो मोदी से नजरें मिलाने तक की हिम्मत नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा
कि इसलिए नीतीश कुमार 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में नहीं जा रहे हैं। असल में कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक होनी है। इसमें उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है जिन राज्यों से गंगा नदी होकर गुजरती है। लेकिन इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने अपनी जगह डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को भेजने का फैसला किया है। नीतीश बाबू को शर्म है मिलने से। क्या मतलब है इसका? केरला के मुख्यमंत्री मिले कि नहीं मिले? पंजाब के मुख्यमंत्री मिले कि नहीं मिले? ममता जी मिली कि नहीं मिली? नीतीश बाबू क्यों शर्माते हैं? दिल में एक दर्द है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी से आंखें मिलाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम मतभेद के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा नीतीश कुमार की सार्वजनिक तारीफ की है कि नहीं की है? याद है ना आपको कि जॉर्ज फर्नांडिस लोहिया के बाद एक बहुत ही ईमानदार नेता। तो ठीक है नीतीश बाबू, अपनी शर्म रखिए, बिहार की जनता आपके शर्म पर अपनी टिप्पणी कर देगी। रविशंकर प्रसाद ने जो बात कम शब्दों में कही, बीजेपी के लीडर सुशील मोदी ने उसे एक्सप्लेन कर दिया। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश अच्छी तरह से समझते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धोखा दिया है, इसलिए वो उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। लेकिन वो कब तक बचेंगे? मोदी जब बिहार आएंगे तब तो उन्हें रिसीव करने के लिए नीतीश कुमार को जाना ही होगा। देखिए, उनको लगता है कि कैसे आंख मिलाएंगे। जिस नरेंद्र मोदी को उन्होंने धोखा दिया, तो उनसे आंख मिलाना उनके लिए बहुत कठिन है। उनसे हाथ मिलाना, आंख मिलाना, अगल बगल में बैठकर किसी मीटिंग में भाग लेना, इसलिए उनको संकोच होता है। लगता है कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा, इसलिए वो जाने से बच रहे हैं। लेकिन कब तक बचेंगे? अब कल प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर कभी भी जब आएंगे तो प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए एयरपोर्ट पर। अब देखिए जाते कि नहीं जाते कि वहाँ भी किसी और को भेज देते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि मुख्यमंत्री इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकों में खुद न जाकर किसी और को भेज दे, ये उचित नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी बेकार की बातें कर रही है। नीतीश ने कहा कि जब राष्ट्रीय गंगा परिषद की पिछली मीटिंग हुई थी, उस वक्त बीजेपी उनके साथ सरकार में थी। सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त उन्होंने सुशील मोदी को ही मीटिंग में भेजा था। नीतीश कुमार ने कहा कि अब सुशील मोदी की जगह तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो अब तेजस्वी बैठक में जाएंगे। इसमें कौन सी नई बात है? ये आप लोगों को पता नहीं है। आप पिछली बैठक में कौन गए थे? पिछली बैठक में उस समय हम लोगों के समय के कौन थे डिप्टी सीएम? यह पता है ना। और डिपार्टमेंट जो था उनके पास ही था, तो उनको तो भेजे थे हम लोग उन्हीं को। सुशील मोदी जी ही गए थे। इस बार भी डिप्टी सीएम यही है, डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। इसलिए हमने इनसे आग्रह किया कि आप भी चले जाइए। तो आप जरा बोलिए। अब कोई तरह तरह का बात छापते रहता है, भूल जाता है। आप पिछला मीटिंग जो किए थे वो यूपी में, तो वो उस समय कौन गए थे? कानपुर में वही कर रहे, तो वहां पर कौन गए थे? और बाकी जो दिल्ली में मीटिंग हुई है उसमें तो हम बात किए ही है अलग अलग। तो लेकिन अलग अलग कर रहे थे, लोग जाएंगे और पूरा डिटेल बातचीत करके बताएंगे। और हम लोगों की जो इच्छाएं हैं शुरू से कि गंगा नदी के विस्तार के लिए और गंगा नदी के क्या होना चाहिए, तो ये तो हम लोग बहुत पहले से न कर रहे हैं जी। 17 में यहाँ मीटिंग किए, दिल्ली में मीटिंग किए, सब तरह से केंद्र सरकार को हम लोगों ने दिया है। तो अब जाएंगे ही तो सारी बात कहेंगे वहां पर। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की पिछली मीटिंग की याद दिलाकर अपना बचाव किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। नीतीश कुमार उसमें भी शामिल नहीं हुए थे। 17 दिसंबर को अमित शाह ने ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक बुलाई थी। नीतीश कुमार उसमें भी नहीं गए, वहां भी तेजस्वी यादव को भेजा। इसलिए सवाल यह उठा कि नीतीश कुमार अब जानबूझकर मोदी का सामना करने से बच रहे हैं। यह भी सही है कि अब नीतीश 2024 के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और जातिगत जनगणना का फैसला इसी रणनीति का हिस्सा है। नीतीश कुमार ने 7 जनवरी से बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू कराने का फैसला किया है। इस जनगणना में लोगों से 26 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें उनकी जाति से लेकर उनका पेशा, उनकी आमदनी पूछी जाएगी। जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा, उनके आस पड़ोस के लोगों से पूछकर उस कॉलम को भरा जाएगा। जेडीयू के लीडर राजीव रंजन ने कहा कि मोदी सरकार ने यह काम इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ पिछड़ों की बातें करते हैं, उन्हें फायदा नहीं पहुंचाना चाहते।
जातीय आधार पर जनगणना की मांग जनता दल यूनाइटेड ने सबसे पहले शुरू की। इस मांग पर हम कायम रहे। केंद्र सरकार ने इस मांग को टालने की पूरी मेहनत की और अंततः वो टाल गए। जातीय आधार पर अगर जनगणना का राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय हुआ होता तो विकास परक योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकती थी, लेकिन जानबूझकर पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों, दलितों और अल्पसंख्यकों को लेकर के जो दोहरे मानदंड हैं, उन मानदंडों के कारण इस फैसले को उन्होंने बार बार टालने की कोशिश की। बिहार ने पहल की है और मुझे लगता है देश के अनेक राज्यों में आने वाले समय में इसके अनुकरण की होड़ लगेगी। लेकिन बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि नीतीश कुमार अब सुशासन से जातिवाद पर आ गए हैं। जातिगत जनगणना इसी का सबूत है। नीतीश लालू जी ने जातिवादी व्यवस्था को फिर से इस बिहार में जातिवाद को बढ़ाने का एक नौटंकी रचने का काम किया है। जातिवाद और हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला यही राजद और ये नीतीश कुमार है जिन्होंने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। जाति जनगणना कराकर ये क्या कौन सा तीर मार लेंगे, खुद नीतीश कुमार जी बताएं, क्योंकि इनको विकास से कुछ लेना देना नहीं है। जाति के आधार पर ये सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि नीतीश कुमार अब खुद को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। वो खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश करना चाहते हैं और वो इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि अब तेजस्वी यादव ही फैसले कर रहे हैं, वो सिर्फ उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि आरजेडी में बिहार के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का दावेदार तेजस्वी को छोड़कर तो कोई नहीं है, लेकिन एंटी मोदी मोर्चे पर प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं। ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव ये दावेदारी जता चुके हैं। अब ये नेता नीतीश कुमार की सरपरस्ती क्यों मंजूर करेंगे, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव तो भी दूर है, लेकिन कर्नाटक में विधानसभा इलेक्शन कुछ ही महीनों बाद होना है और वहां चुनावी गर्मी दिखने लगी है। इस वक्त महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज एक नया विवाद हो गया। महाराष्ट्र के नेताओं ने बेलगावी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग की। इसके जवाब में कर्नाटक के हायर एजुकेशन मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर ने मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग रख दी। कर्नाटक के हायर एजुकेशन मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण का दावा है कि अगर मराठी भाषी आबादी होने के कारण बेलगावी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग हो सकती है, तो मुंबई में 20% आबादी कन्नड़ भाषी है, इसलिए बेलगावी से पहले मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी का कहना है कि मुंबई में मराठी बोलने वाले कम, हिंदी बोलने वाले ज्यादा हैं, इसलिए मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने फैसला किया और कहा कि बेलगावी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि देश में 2 या 3 ऐसे शहर हैं जिन्हें यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है, उसमें बेलगावी तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ऐसा शहर है तो उनमें सबसे ऊपर मुंबई है। मुंबई या बॉम्बे प्रेसिडेंसी के वक्त यूनियन टेरिटरी जैसा ही था, वो महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं था। गुजरात प्रोविंस में शामिल था। गुजरात का बाइफर्केशन होने तक वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं था। बॉम्बे में हिंदी बोलने वाले ही ज्यादा थे, मराठी बोलने वाले कम थे। हिंदी का केंद्र था बॉम्बे। वो लोग अगर इस देश का भला चाहते हैं तो बड़ा दिल खोलकर बॉम्बे को यूनियन टेरिटरी बनाने की घोषणा करें, हम भी उसे स्वीकार कर लेंगे। कर्नाटक के मंत्रियों के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भी गर्मी आई। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है। फडणवीस ने कहा कि होम मिनिस्टर के सामने बैठकर यह तय हुआ था कि दोनों राज्य कोई नया दावा नहीं करेंगे, लेकिन कर्नाटक ने ऐसा किया। इसके लिए होम मिनिस्टर को कर्नाटक की सरकार से बात करनी चाहिए। केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे बैठक झाली त्यावेळी दोन्ही राज्यांनी हे मान्य केलं होतं की नव्याने दावे केले जाणार नाही। आपण कालचा ठराव करताना जो दावा आपला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आहे त्या दाव्यानुसारच आपण काल ठराव केलेला आहे। त्यामुळे कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी किंवा तिथल्या आमदारांनी किंवा तिथल्या काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी देखील जे दावे आज केलेले आहेत हे पूर्णपणे
त्या बैठकीशी विसंगत अशा प्रकारचे आहेत, ते पूर्णपणे चुकीचे आहेत. मुंबईवर दावा सांगणं हे खपवून घेतलं जाणार नाही. त्याबद्दल त्यांचा निषेध आम्ही या ठिकाणी करतो आणि हे योग्य नाही आहे. आणि त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी देखील कर्नाटकच्या अशा बोलघेवड्या लोकांना त्या ठिकाणी तंबी दिली पाहिजे, अशा प्रकारची त्या ठिकाणी विनंती केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही करण्यात येईल. मी पुन्हा एकदा सांगतो, मुंबई महाराष्ट्राचीच, ती कोणाच्या बापाची नाही. शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी इस मामले पर बोले. संजय राउत ने कहा कि बेलगावी में मराठियों पर अत्याचार होता है, लेकिन मुंबई में सारी भाषाएं बोलने वाले मिलजुल कर प्यार से रहते हैं. संजय राउत ने कहा कि जो मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं वो मूर्ख हैं. मुंबईमध्ये कानडी बांधवांवरती अत्याचार होत नाहीत. मुंबईमध्ये संपूर्ण देश सामावलेला आहे, फक्त कर्नाटक नाही. मुंबईमध्ये मराठी माणसांबरोबर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात अशा सगळ्याच प्रांताचे लोक गुणागोविंदाला नांदतात आणि आम्ही त्यांना सन्मानानं वागवतो. तसं सीमा भागात होतंय का? नाही. आधी सीमा भाग केंद्रशासित होते, कारण तिकडे मराठी बांधवांवरती गेले 75 वर्ष अत्याचार होत आहेत, म्हणून आम्ही ती मागणी करतो. मूर्ख आहेत ते मंत्री. कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंटर तीनों जगह बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ही जानबूझकर सीमा विवाद को हवा दे रही है. डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी की तीनों सरकारें आपस में लुका छिपी खेल रही हैं. There is no border issue. सीमा का मुद्दा बीजेपी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में पैदा किया है. ये डबल इंजन की सरकार नहीं, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है. केंद्र में उनकी सरकार है, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है और कर्नाटक में भी उनकी सरकार है. इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री ने दोनों को बुलाया था. ये लोग राजनीतिक लुका छिपी खेल रहे हैं. अभी तक मामले को सुलझाने के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं आया है. कोई मंत्री बकवास कर रहा है कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए. अगर मैं होता तो उसे बर्खास्त कर देता. शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हारने वाली है, इसलिए इस तरह से सीमा विवाद के मुद्दे पर अग्रेशन दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई और मुद्दा है नहीं. सबसे अहम चीज यही है कि देश में शांतता का पालन हो, देश में कायदा सुव्यवस्था का पालन हो, देश में एकता कैसे बढ़े, इसी पे हमें फोकस करना चाहिए. जो वाद है, जो विवाद है महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, ये तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सालों से, लेकिन अभी ये आक्रामक भूमिका क्यों ली है? ये साफ हो रहा है कि वहां का जो सत्ताधारी पक्ष है वो चुनाव हारने जा रहा है और इसलिए ये सारे फ्रस्ट्रेशन उनके बाहर आ रहे हैं. कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेता खूब बोले, लेकिन एनसीपी के नेताओं के बयान नहीं आए, क्योंकि एनसीपी के ज्यादातर नेता आज अनिल देशमुख को रिसीव करने नागपुर से मुंबई पहुंचे हुए थे. महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज 401 दिन के बाद जमानत पर जेल से बाहर आए. एनसीपी ने देशमुख की रिहाई पर मुंबई में जोरदार जश्न मनाया. मुंबई की सड़कों पर सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, ये पोस्टर लगाए गए. अनिल देशमुख के जब जेल से बाहर निकले उस वक्त सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार से लेकर छगन भुजबल तक एनसीपी के सारे बड़े नेता आर्थर रोड जेल के बाहर उनके स्वागत के लिए खड़े थे. अनिल देशमुख अपने साथ संविधान की कॉपी लहराते हुए दिखाई दिए. देशमुख के साथ खुली जीप में सुप्रिया सुले ने रोड शो किया. पूरे परिवार के साथ देशमुख सिद्धिविनायक मंदिर भी पहुंचे. जेल से बाहर आने के बाद अनिल देशमुख ने कहा कि उन्हें बदले की भावना के तहत फंसाया गया था. एक आरोपी सचिन वाजे, जो खुद जेल में है, उसके कहने पर उनके खिलाफ केस किया गया. पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाया वो भी उसके सबूत पेश नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट ने उन्हें जमानत दी. देशमुख ने कहा कि उन्हें कानून पर भरोसा है और फैसला उन्हीं के पक्ष में आएगा. ये आरोप जो लगाए हुए है, मेरे ऊपर इल्जाम लोग लगाए हुए, सब बेबुनियाद है. परमवीर सिंह ने जो मेरे पर 100 करोड़ का आरोप लगाया था, उसने खुद एफिडेविट करके दिया न्यायमूर्ति के सामने, चांदीवाल साहब के सामने, कि मैंने जो 100 करोड़ का आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगाया था उसमें कोई सच्चाई नहीं. जो मैंने आरोप लगाया था अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ का, वो मैंने हियरसे के ऊपर, सुनी सुनाई बातों के ऊपर लगाया था. मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं. ऐसा एफिडेविट खुद परमवीर सिंह ने दिया.
उसी प्रकार सचिन वजय ने जो आरोप लगाए थे उसके बारे में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति साहब जो थे उन्होंने खुद अपने जजमेंट में ऑब्जर्वेशन किया है कि सचिन वजय के ऊपर उसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसको अभी तक दो खून के गुने में गिरफ्तार किया, अभी तक 2 खून के गुने में गिरफ्तार किया गया है। 3 बार उसको शासन ने सस्पेंड किया है। मुकेश अंबानी साहब के घर के सामने जो गिलेटिन या बॉम्ब जो रखा गया था उस सिलसिले में एनआईए ने उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया है करके ऐसे जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड जो आदमी का है, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसा सचिन वजय, उसने जो बयान दिया है उसके ऊपर विश्वास कर नहीं सकते। इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन माननीय कोर्ट ने दिया। एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने कहा कि कानून को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट के फैसले ने आज साफ कर दिया है कि बदले की भावना से देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक ड्रैकोनियन एक्ट है पीएमएलए, इसका दुरुपयोग हो रहा है। कोर्ट बोल रहा है कि कुछ भी इनके खिलाफ जो है सबूत नहीं है, फिर भी 1.5 साल अंदर रखते पूरी फैमिली उद्ध्वस्त होती है। पूरे देश में इसके ऊपर जो पुनर्विचार करें। सब एक ही नहीं, ऐसे कई लोग जो अंदर है, हम भी जो 2.5 साल भुगत के आए हैं। अब कोर्ट बोल रहे कि कुछ भी नहीं है, ऐसे तो केस निकल जाए हमारे खिलाफ। तो ये जो है ये पॉलिटिक्स सीधा करने के लिए जो इसका उपयोग कर रहे हैं इस कानून का। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि सरकार में रहकर लोगों को ईडी और सीबीआई का मिसयूज नहीं करना चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा कि एनसीपी ना कभी डरी है न झुकी है और इस लड़ाई को भी एनसीपी लड़ती रहेगी। ये जीत का सवाल नहीं है, ये सत्य का सवाल है। सत्यमेव जयते। हमारी लड़ाई झूठ के खिलाफ है, हमारी लड़ाई धोखे के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ न कभी लड़े। भैया हम भी सत्ता में बहुत साल रहे, लेकिन कभी भी ईडी सीबीआई का गैर वापर हमने कभी नहीं किया और किसी भी इनोसेंट आदमी को कभी भी आज तक जेल में नहीं डाला। इसके साथ में न डरेंगे न झुकेंगे, पूरी हर तरफ बोर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल है, अभी कभी डरे भी नहीं और कभी झुकेंगे भी नहीं। इसके साथ ही में आगे आप लड़ाई कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि अभी भी आपके एक नेता है। हम इलेक्शन किसी को जेल में डालने के लिए नहीं करते, हम माई बाप महाराष्ट्र और देश की जनता की सेवा करने के लिए करते। सो हमारी कोशिश रहेगी, माई बाप जनता की सेवा करना हमारा काम है। किसी को झूठ केसेस में अटका के जेल में डालना, इसके लिए हम राजनीति कभी करते नहीं और चुन के भी नहीं आते। अनिल देशमुख 400 दिन के बाद जेल के बाहर आए हैं, वो जश्न मनाएं, लेकिन जमानत मिलने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया है। यह ठीक है कि अनिल देशमुख को अदालत से जमानत मिली है। अभी भी एनसीपी के एक और नेता नवाब मलिक इसी तरह के आरोपों में जेल में बंद है। जम्मू कश्मीर में आज सेना को बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू से सटे सिद्रा इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों ने एक ट्रक की मूवमेंट को देखा। संदेह हुआ तो ट्रक को रोका गया। इसके बाद आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला, जवाबी फायरिंग की और 4 आतंकवादी ढेर हो गए। जब ट्रक की जांच हुई तो उसमें 7 AK-47 राइफल्स, 3 पिस्टल्स और M4 राइफल्स के अलावा बड़ी तादाद में गोलियां और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक सिद्रा पुल के पास नाके पर सुबह करीब 7:30 बजे पुलिसकर्मियों ने जांच के लिए एक ट्रक को रोका था। पुलिस को देखकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक कश्मीर घाटी के कुलगाम के गुलाम मोहम्मद खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। 4 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, तो 4 आतंकी जो ट्रक में थे वो मारे गए। 8 बड़े हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 7 AK-47 और 1 M4 राइफल बरामद हुआ है। 3 पिस्टल्स बरामद हुए हैं और भी कुछ मैगजीन्स, एमुनिशन और पाउच वगैरह भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच चल रही है। जांच मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद मजीद खुलासा किया जाएगा। ये इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप था या नहीं था ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये जो गाड़ी है ये जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का लगातार सफाया कर रही हैं। अब ड्रोन से हथियारों की सप्लाई की कोशिश हो, ट्रक में छुपाकर आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में पहुंचाने की साजिश हो, आतंकवादियों की हर कोशिश नाकाम हो रही है। पता चला है कि अब तक जम्मू कश्मीर में इस साल 250 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं।
फोर्सेस की बहादुरी आपने देख ली, अब आपको हम यूपी पुलिस का हाल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। उत्तर प्रदेश को शर्मसार करने वाले 2 वीडियोस सामने आए हैं। पहला वीडियो संत कबीर नगर का है, दूसरा रायबरेली का। संत कबीर नगर में इंस्पेक्शन के दौरान कई पुलिस वाले एंटी रायट गन को लोड तक नहीं कर पाए। बस्ती रेंज के डीआईजी आर.के. भारद्वाज खलीलाबाद कोतवाली में इंस्पेक्शन के लिए गए थे। उन्होंने एक दरोगा से गन लोड करने को कहा तो दरोगा जी ने गन की नली में ही गोली डाल दी। ये देखकर डीआईजी साहब भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने दरोगा से कहा, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। बढ़ा देते ऊपर से डालेंगे, ऐसे कैसे डालेंगे? तुम डालो, उधर डालियो ना, चलो इसके ऊपर डाल के फिर क्या करेगा? कारतूस निकाल के डाल फिर डाल दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? बोल्ट चढ़ाएंगे सर, फिर लेंगे सर, शेष लो, फिर करो। अब कौन मरा? सर इससे मरेगा बिल्कुल सर। ब्लैंक का तो डाला किसने सर? ब्लैंक का मेरे को मतलब फायर करने के लिए सर, चोट न लगे, मतलब फायर करने के लिए चोट न लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे सर। इस पर संत कबीर नगर पुलिस का क्लैरिफिकेशन भी सामने आया। संत कबीर नगर पुलिस का कहना है कि जो वीडियो सामने आया है वो सालाना इंस्पेक्शन का हिस्सा है, जिसमें पुलिस वालों से अलग अलग तरीके के असलहों की हैंडलिंग करवाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान एंटी रायट गन की भी हैंडलिंग कराई गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर ने मजल लोडिंग वाली प्रोसेस को वो बता रहे थे। संत कबीर नगर पुलिस का कहना है कि एंटी रायट गन को चेंबर से भी लोड किया जाता है और मजल लोडिंग भी की जाती है। जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसमें मजल लोडिंग की प्रक्रिया बताई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया। श्रीमान जी, ये एंटी राइट गन है जो दंगा उपकरण नियंत्रण शस्त्र कहा जाता है। 303 राइफलों को काट करके ये बनाया गया है। जब भी कहीं शहर में दंगा होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने का मैं तौर तरीका बता रहा हूँ। ये बोल्ट नाउ लीवर को उठाते हैं। ये 303 ब्लैंक कार्टिज है। इस कार्टिज को चेंबर के अंदर डायरेक्ट लगाते हैं। चेंबर में डायरेक्ट लगाने का कारण इसलिए है क्योंकि मैगजीन में अगर इसको लगाते हैं तो इसमें बुलेट नहीं होता है, तो मैगजीन से ये रिलीज होकर चेंबर में नहीं आएगी, इसीलिए हमने इसको चेंबर में डायरेक्ट लगाया और प्लास्टिक प्लेट इसको लगाया और ये काफिया ये फायर के लिए तैयार हो गई है। ये है प्लास्टिक प्लेट जिसको बैरल के ऊपरी हिस्से से इसको लगाना है और ये फायर के लिए शस्त्र तैयार है। संत कबीर नगर की वीडियो पर पुलिस सफाई दे रही है, लेकिन एक और वीडियो ने यूपी पुलिस की फजीहत करा दी। ये रायबरेली का वीडियो है। इस वीडियो में दिख रहा है कि यूपी पुलिस गोली भले न चला पाए लेकिन लाठियां भांजने में माहिर है। रायबरेली की डिस्ट्रिक्ट जेल में तैनात एक पुलिस वाले की 4 पुलिस वालों ने ही पिटाई कर दी। वीडियो में ये पुलिस वाले मारपीट करते हुए आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। जेलर का कहना है कि यह मारपीट आपसी कहासुनी में हुई। इसमें 5 सिपाहियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की आगे जांच हो रही है। इस तरह की घटनाएं कभी कभी होती हैं, 1-2 जगहों पर ही होती हैं, लेकिन इसकी वजह से बदनामी पूरी फोर्स की होती है। लेकिन इस तरह के वाकयात ये बताते हैं कि हमारी पुलिस की ट्रेनिंग कितनी कमजोर है। ये सही है कि पुलिस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, पुलिस के जवानों को पहले से ज्यादा मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड हथियार भी दिए जा रहे हैं, लेकिन यह जरूरी है कि पुलिस वालों को इन हथियारों को चलाने की प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।